भ्रूण संवर्धन के नाम से जाना जाता है। लिख लिए, भ्रूण संवर्धन के नाम से जाना जाता है। लिखिए, मनुष्य में भ्रूण का निर्माण, उसी में आगे बढ़िए। मनुष्य में भ्रूण का निर्माण निषेचन के बाद जाइगोट से होता है। निषेचन के बाद जाइगोट से होता है, परंतु पेड़ पौधों में द्विगुणित कोशिका से होता है। जिसे सोमेटिस एम्ब्रियोजेनी के नाम से भी जाना जाता है। जेनी के नाम से भी जाना जाता है। सोमेटी एम्ब्रियोजेनी के नाम से भी जाना जाता है। लिख ला, के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, होमवर्क में जो दिए थे लिख लिए थे कि लिखवा दे? बोला क्या दिए थे? बोला लिखिए, मधुमक्खी पालन लिख करके डाल दा। जो लिखे जो ठीक है, नहीं लिखे जो लिख लीजिए। मधुमक्खी पालन लिख करके डाल दा। लिखिए, जब कोई व्यक्ति अपने अर्थव्यवस्था को मजबूत और अधिक से अधिक खाद्य पदार्थों में वृद्धि के लिए बड़े पैमाने पर मधुमक्खियों को पालता है। मधुमक्खियों को पालता है
मधुमक्खियों को पालता है तो इसे मधुमक्खी पालन के नाम से जाना जाता है। जिससे अत्यधिक मात्रा में अधिक मात्रा में शहद की प्राप्ति होती है। शहद की प्राप्ति होती है। शहद के प्राप्ति होती है। चल शहद का उपयोग लिख कर डाल दो। शहद का उपयोग शहद का उपयोग लिखिए। शहद का उपयोग अनेक प्रकार के लाभों के लिए किया जाता है। जो हम जानते हैं घर से लिख लेंगे। लिखिए। कौन सी लिखना है? किया जाता है जो इस प्रकार है। जो इस प्रकार है लिखवा देते हैं। हाँ देखिए खत्म कर दिया, दो और लिखवा रहे तो अच्छी बात न है? हम लोग भी देखते हैं, मिलाते, लगता है कि इसको छोड़ देंगे तो दिक्कत होगा, तो लिखवा देते हैं। लिख ला। बताइए ना आप ही लोग, पहला बताइए तो। बताओ भाई, इसका उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं शहद का? बताओ लक्ष्मी। दवाई नहीं लिख, हाँ लिख सकती हैं, अपनी भाषा में तो लिखना है ना। सबसे पहला बताइए शहद का उपयोग। हाँ गोंद तो गोंद के उपयोग में कर दो ना। शहद का उपयोग सबसे पहले औषधि ना, औषधि ब्रैकेट में क्या? दवाइयां। दवाइयां को बनाने में भी किया जाता है, बनाने में। और बताओ भाई, दूसरा पॉइंट बताओ लक्ष्मी, बोलिए। शहद का उपयोग पोषण के रूप में ना, पोषण के रूप में। और ही बताइए, जल्दी जल्दी बताओ। चेहरे पर सुंदरता लाने में, है ना? लाने में।
और बोलिए। और साहब का उपयोग बताइए। औषधि का और बताइए, एक आध और बताओ। कोई नहीं जानता है जी। यहाँ तो लिखा दिली औषधि, लिखा तीनों को लिखिए ना, कोई दिक्कत ना है, एक आध और लिख देंगे। लिखिए, लिख लिया है कि शहद का निर्माण विभिन्न प्रकार के उपयोगों में किया जाता है, जो इस प्रकार है। पहला पॉइंट, विभिन्न प्रकार के औषधियों को बनाने में। पहला पॉइंट बाबू, विभिन्न प्रकार के औषधियों को बनाने में। विभिन्न प्रकार के औषधियों को बनाने में। दूसरा पॉइंट, पोषण के रूप में। पोषण के रूप में। पोषण के रूप में। नेक्स्ट पॉइंट, चेहरे की सुंदरता लाने में। चेहरे की सुंदरता लाने में। चौथा पॉइंट लिखिए, पूजा से संबंधित। पूजा से संबंधित, पूजा पाठ। पूजा पाठ से संबंधित विभिन्न सामग्रियों को। विभिन्न सामग्रियों को शुद्ध एवं तैयार करने में। विभिन्न प्रकार के पूजा पाठ के सामग्रियों को शुद्ध एवं बनाने में। हाँ, शुद्ध करने, चनामृत में डाला जाता है, बनाने में। बोले ना। आओ था जी, पशुपालन, मधुमक्खी पालन, मत्स्यकी पालन, कुक्कुट पालन। कुक्कुट पालन से लिखवा लेना, वहां से लाइए तो हरियर किताब तरी मिला देते हैं सबको। अच्छा ठीक है, ठीक है, लिख देते हैं। हरित क्रांति लिखवाए हैं। हरित क्रांति से लाभ या प्रभाव जो होता है, वो सब देख रहा, निकाला सा। देखो, निकालो ना भाई, एक बार देख लो तो। हरित क्रांति यही बहने, देखो ना। पशुधन मैंने समझते हैं, पशुधन लड़का लोग। पशुधन मैंने समझता है, पशुधन क्या होता है? पशुधन, पशुधन समझ रहे हो इसको? पशुधन ना तो नहीं मनी। अरे हम लोग गाय भैंस बकरी को पोसते हैं तो हमारा एक प्रकार का धन न है बुआ। वही बोल रहा है कि पशुधन से आप क्या समझते हैं? अति कुक्कुट फार्मा प्रबंधन, डेयरी फार्मा प्रबंधन लिखवा दिए ना। पशुओं का प्रबंधन, प्रबंधन का मतलब
हाँ हाँ, आई रे है। रखना मैंने उसको सुरक्षित रूप से रखना। मधुमक्खी पालन, मत्स्य की पालन, पादप प्रजनन। सुमन, पादप प्रजनन, हाँ, हरित क्रांति, तो वही देख ल सब मिला लतनी। जैव पुष्टिकरण, वायु फोर्टिफिकेशन नहीं बताए हैं, जैव पुष्टिकरण। एकल कोशिका प्रोटीन, इसका मतलब ही क्लास लेकर बड़ी ज्यादा छोड़ा है ना जी। उत्तक संवर्धन, भ्रूण संवर्धन आज लिखे किए। सूक्ष्म प्रजनन चैप्टर खत्म है, खाली वो हरित क्रांति के प्रभाव लिखना है। क्वेश्चनों बोल देते हैं, देख लो सुनो। ए लड़का, क्वेश्चन तू लोग मोबाइल नहीं रखेगा अंदर, जे बोलो। अरे गधा एकदम है तू लोग। अब कब सुधरेगा? मैंने दूध पी रहा है, एक के बात के लिए दिल्ली हो जाएगा हमको। अजीब सी बात है, सब एकदम बेवकूफ है जी। इतना सियाना सियाना हो गया और बात से असर नहीं करता है। एक लड़का सुनो, पहला दीर्घ में क्वेश्चन कहता है, सुन लीजिएगा। मानव कल्याण में पशुपालन की क्या भूमिका है? मानव के कल्याण में पशुपालन की क्या भूमिका है? क्वेश्चन नहीं बन सकता है तो लोग से। मानव के कल्याण में पशुपालन का क्या योगदान है, क्या भूमिका है? उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। अरे भाई, तो मैंने लिखवाया है कि अगर पशु पोसते हैं लोग, उसको बेचते हैं, उससे दूध की प्राप्ति होती है, उससे पैसे की प्राप्ति होती है, तो आखिर दुख से निवारण कर रहा है ना। बकरी पालन, भैंस पालन, गाय पालन, सुअर पालन, ये सब तो एक ही न है, जिसको पशुपालन के नाम से जानते हैं। तो यही परिभाषा हो जाएगा कि जब कोई व्यक्ति अपने अर्थव्यवस्था को मजबूत, खड़ा हुए ब्रिजनंदन को नाम है जी, बिरु खड़ा हो, तो इसको परिभाषा बोलो। पशु मानव कल्याण में पशुपालन की क्या भूमिका, इसका परिभाषा दो। मानव के कल्याण में पशुपालन की क्या भूमिका है? कैसे लिखोगे जो बोलो, एग्जाम में पूछा जा रहा है, तुम इसको कैसे उत्तर लिखोगे? खड़ा हो जी तुम। हाँ, मानव के कल्याण में पशुपालन की क्या भूमिका है, इसको एग्जाम में पूछा जा रहा है तुमको अभी, जस्ट लाइक बोर्ड एग्जाम में। तुम बताओ इसका उत्तर कैसे लिखोगे? पशुपालन के नाम से जानते हैं, क्या क्या कैसे कैसे प्राप्ति होती है, हमको ना समझ में आ रहा। हाँ हाँ, पशु अंडा देती है तो नहीं। पशु और पक्षी में अंतर नहीं है, वो कुक्कुट पालन के अंतर्गत आता है जी। अरे एक मिनट समझो, वो कुक्कुट पालन के तहत ना आता है। तुमसे सिर्फ पूछ रहा है पशु के बारे में। स्पष्ट उत्तर कैसे लिखोगे, तुम जो अगला पढ़े ना तो उसको समझ में आ जाए। कैसे उत्तर लिखो कि हमको समझ में आ जाए, बताओ, हमको समझा दो। खड़ा रहिए, खड़ा मिया। एक क्वेश्चन तुमसे पूछा गया एग्जाम में कि
मानव के कल्याण में पशुपालन की क्या भूमिका है? तुम हमको संतुष्ट कर दो इस क्वेश्चन से, या बच्चों को संतुष्ट कर दीजिए कि हाँ ऐसे उत्तर लिख सकते हैं सर। बोलिए, कभी एक आध बार प्रयास किया आपने इस सब क्वेश्चन को घरे लिखने का? कितनों याद करके रट जाओगे ना, लिखित कहीं तुम लोग 80% भूला जाएगा। बिना प्रैक्टिस की सब क्वेश्चन नहीं चलता है, समझ गए? खाली क्वेश्चन आंसर कॉपी में लिखने से नहीं होता, उसको पढ़ करके एक दो बार लिखना पड़ता है। बोलिए, कैसे लिखिएगा? जैसे हम मान लिया जाए कोई क्वेश्चन हमने लिखवाया, पढ़ाया, यही क्वेश्चन आपसे पूछ देगा एग्जाम में, तो कैसे लिख पाओगे? जो बोलो। बोलिए। अब नर्सरी क्लास जैसे होम ट्यूशन अथी दे, होमवर्क और चेक करे कॉपी बाई कॉपी, अपने जिम्मेवारी नहीं बुझाता है कि हम क्या करें? बोलिए, घरे पढ़ते हैं? नहीं। कोचिंग पढ़ने से काम चल जाएगा? तुम ही बताओ, कोचिंग पढ़ने से काम चल जाएगा? फिर समझदार लड़कन एग्जाम के देखिएगा। कब एग्जाम पड़ता है बताओ? फरवरी में। आपका जनवरी तक के पढ़ाई होगा कोचिंग क्लास में, लेकिन जो समझदार लड़कन रहे वो दिसंबर और नवंबर से क्या करना, छोड़ना शुरू कर देता है। आपको पता होना चाहिए। हाँ सही बात है, क्योंकि 1 से 1.5 महीना जो साल भर पढ़ा है ना, उस सब सब्जेक्ट का खाली एक ही काम करता है वो, जितना कॉपी है सब संग्रह कर लिया। अब 5 क्वेश्चन केमिस्ट्री, 5 क्वेश्चन फिजिक्स और 5 क्वेश्चन बायोलॉजी, मैंने 25 न हो गया, 2 है न हिंदी इंग्लिश। अब 5 क्वेश्चन कर करके लिखने का काम करता है, समझ गए? 25 क्वेश्चन डेली उसको लिखना है, याद है चाहे न रहे, और लिखते लिखते याद हो जाता है। प्रैक्टिस बहुत, कभी कभी देखना तो नहीं क्वेश्चन में कि क्वेश्चन ब्रेन में खूब याद रहेगा, खूब याद कर लिया है, एकदम कॉपी पर रट रट के याद कर लिया है, और तुरंत जब उसको कॉपी पर लिखने का प्रयास करोगे ना, तब भूल जाओगे। एग्जाम में 2 चीजें की धड़कन होती, 3 चीजें की। पहला है कि क्वेश्चन याद नहीं है, दूसरा टीचर से डर, कैसा टीचर आ रहा है, तीसरा जो हो जाता है वो लगता है कि तनी सुन भी कंफ्यूज हुआ ना किसी क्वेश्चन पर, वह पूरा के पूरा कंफ्यूज हो जाएगा। ये प्रैक्टिस की जरूरत ना है जी। कहता है कि घर हम ना पढ़ेंगे, आप कब पढ़िएगा बताओ? चल बैठो, कीजिए वो काम। अब यहाँ नहीं करना है तो कम से कम घरे से करो कि 5 क्वेश्चन सिलेक्ट कर करके, सब सब्जेक्ट में, को बायोलॉजी में नहीं, ये सब दिन दिन भर जो पढ़ रहे हो ना तो लोग, ये सब नास्तिक हो रही है, सच्चाई बता रहे। इतना अनुभव होने के बाद भी टीचर इस तरह से भैंस गुरु की तरह जो पढ़ा रहे हैं, ये सब विद्यार्थियों के नास्तिक जीवन चल रही है। एक दिन में पूरा चैप्टर को खत्म कर देना ये अच्छी बात नहीं है, ये कर देने से कोई फायदा होने वाला नहीं है। यही समय दे करके तुम घरे पढ़ो, घरे लिखो, जो पढ़ाया गया ना उसी क्वेश्चन को रिपीटेशन करिए। हम लोग क्या कर पाएंगे? देखिए, हम लोग रिजल्ट नहीं बांटते हैं, हम लोग पढ़ाई देते हैं, रिजल्ट आप लोग को लानी है, समझ गए? और यही ना कि रिजल्ट खराब लिखेगा तो 10 को गाड़ी देगा, मुंह पर तो खैर नहीं है देगा, बाद में दे ही के क्या करेगा? हम सुनने थोड़ी के ना जा रहे हैं, और उसमें मेरा कोई कसूर भी नहीं रहेगा। अब वही गरिया भाई टीचर के बताओ, अब बात भी सत्य है, बात भी सत्य है। चला लिखा, समझिए सप्तनी, हरित क्रांति के प्रभाव है ना। क्वेश्चन एक लिखिए, हरित क्रांति से पड़ने वाले प्रभाव को लिखें। हरित क्रांति से पड़ने वाले प्रभाव एवं लाभ को लिखें। लाभों क्रम में कर दिए। हरित क्रांति से पड़ने वाले प्रभाव एवं लाभ को लिखें। देखो ना, ढेर लेकर गलवा
सामन में गिरबो तो घूमे सा। लिखे हरित क्रांति से पड़ने वाले प्रभाव एवं लाभों को लिखे। क्लियर? पहला पॉइंट तो ही लोग बताओ, हरित क्रांति से क्या क्या प्रभाव पड़ा? बोलिए। हरित क्रांति कब आई थी बताओ? 1960 से। तो 1960 से आकर के हरित क्रांति को लाने का मकसद क्या था? क्या ये हम लोग के जीवन में बदलाव लाई? हम लोग के जीवन में क्या क्या बदलाव लाया बताओ? पहला बदलाव कि हम बड़े से बड़े कार्य को, कठिन से कठिन कार्य को हम मशीन के माध्यम से आसानी पूर्वक कर लेते हैं। ठीक है, क्या ऐसा पॉसिबल था 1947 के आसपास में लोगों को कि आज के 40 फीट अंदर हम सुरंग बना सकते हैं? था संभव? 40 फीट अंदर से ट्रेन चलना शुरू हो जाएगा 2 अगस्त से। 2 अगस्त से आपके बिहार में, पटना में पृथ्वी के 40 फीट से 50 फीट अंदर ट्रेन चलना शुरू हो जाएंगे। समझ गए? मेट्रो ट्रेन जिसको कह रहे हैं, गंगा के अंदर बना दिया गया। हुगली देखे, हुगली नदी कोलकाता में, तो हुगली नदी जो कोलकाता में है, तो वहां कोलकाता में जो मेट्रो चलाया ना, एकदम हुगली नदी के निचली सतह धर लिया और निचली सतह में चला दिया कौची? ट्रेन। अब बताइए ये सब किसकी देन है? टेक्नोलॉजी का। हालांकि उससे, कृषि से कोई उसका संबंधित तो नहीं है, चूंकि हरित क्रांति बोल रहा है, खाली कह रहा है कि ऐसा ऐसा उदाहरण दीजिए ना जो कृषि से संबंधित है। अभी मेट्रो ट्रेन और फेट्रो ट्रेन नहीं लिख देना इसमें, ये खाली हम समझा रहे हैं कि तकनीक जो नई नई आई, ये जीवन में हम लोग को कितना बदलाव ला दिया। नहीं, अब कृषि से संबंधित कोची कोची है। एक समय था कि हम लोग, अगर इस सुना होगा तो याद होगा, ऐसे ही बना दे सकता था, क्योंकि हम शुरू में सुनाए कि एक समय था कि 1947 के कुछ समय बाद, अरे आज से 20 बरस पहले, 20 से 25 बरस पहले के, 20-25 बरस कुछ, हम बहुत बड़ा जीवन में, मतलब हम लोग का पिताजी हर से बैल जोतते थे, बैल से हर जोतते थे, आलू उलू रहता था ना तो उससे हर जोताता था। तो कितना मुश्किल से 20 बरस। तो जब 20 बरस पहले बैल से है ना हर जोती थी खेत उत में, आरी गोहट मराता था कुदारी से, किसान लोग धान काटना हाथ से, धान रोपना हाथ से, घास को चुनना हाथ से, ये सब अपनी हाथों से किया जाता था। तो जहां इंसान 10 बीघा करने की क्षमता, आज अगर कोई हमको बोले कि 100 बीघा खेती अगर किया जाए तो आप क्या कर सकते हैं, और पढ़ाई के साथ साथ, हम कहेंगे हाँ कर सकते हैं, क्योंकि हम जान रहे हैं कि हमको वहां पर रहने की आवश्यकता नहीं है। पहला पॉइंट, किसी भी एक मशीनरी चीज को अगर बोल दे कि ट्रैक्टर को बोल दे, वो सब जोत के चलाएगा। समझ गए? पानी का है तो एक से एक मशीन चल रहा है, चला के छोड़ दीजिए, आराम से पटित रहेगा। जाइए सुबह शाम घूम बहाने, वही घूम घाम के चलाइए, कृषि हो जाएगी। सोने की कोई दिक्कतें नहीं है, मशीन दवा आ गया, घास में डाल दीजिए, घास गल जाएगा, धान निकल जाएगा। मोरी कवारने वाला, मोरी रोपने वाला, सारा मशीन आ चुका है। काटने का जब वक्त आएगा तो धान काटने वाला भी मशीन है। आदमी के यहाँ आवश्यकता कहाँ है? तो एक सिंगल आदमी 100 से 200 400 बीघा खेती कर सकता है। जाइएगा जहां भूतही नदी आपका जो है भूलाता है, कहाँ, कौन सा टार में भूला जाता है? मोकामा के टार। जो फल्गु नदी देख रहे हैं ना, सारा के सारा पानी मोकामा के टार में भूला जाता है, पच जाता है। समझिए कितना पानी, मोकामा के टार कितना बड़ा है। समझ गए? वहां पे जाइएगा तो लोग वहां दावा छीटने जाते हैं घोड़ा से,
घोड़ा पर बैठ के मशीन से छिटा रहा है दावा। बहुत जल्द वहां मिनी हेलीकॉप्टर आने वाला है। मिनी हेलीकॉप्टर मैंने समझते हो, छोटा छोटा, जैसे चाइना है, चाहे जो बड़े बड़े देश में जो लगाई गई है, छोटा छोटा हेलीकॉप्टर के अपना अपना में दावा रखा, पूरा बाद में छिट के चलाया। समझ गए? तो इस प्रकार से जो टेक्नोलॉजी आ रही है, तो आने वाला समय में क्या होगा, कृषि कार्य करना एकदम बिल्कुल आसान हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? एक समय जैसी आएगी, बहुत जल्दी वो घूम करके आने वाला है। जैसे कैसे ही घूम करके आया कि आज नौकरी के प्रति लोग भाग रहा है। भाग रहे हो नौकरी के प्रति लोग, माने आज के डेट में समझिए कि चपरासी का नौकरी होना भी भगवान से भेंट होना के बराबर है। लेकिन एक समय आएगी कि नौकरी को छोड़ के पुनः लोग इसी ओर, बिजनेस की ओर भागेगा, और वो खास तौर पर कृषि काज रहेगी। क्योंकि इतना ना महंगाई बढ़ जाएगी ना, और हरित क्रांति के तहत तकनीक अच्छा आ जाएगा। बहुत जल्द आपका हाइब्रिडाइजेशन होने वाला है पूरा जी, मतलब 2 साल 4 साल के अंदर हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी। तो आपका यहाँ उपजाइएगा ना कृषि वगैरह, साग सब्जी, अगर आप चाहिएगा तो हम यहीं से विदेश बिक जाएगा, आएगा चाइना के लोग यहीं से खरीद के लेके चल जाएगा। यहाँ सब्जी उपजाइए, विदेश में जाएगा, इसका स्थानांतरण होगी। और जब विदेश वाले लोग सब्जी खरीदना शुरू कर देंगे, अब यहाँ सब्जी उपजाइएगा और मुंबई के लोग खरीद के यहाँ से ले जाएगा, क्योंकि इतना टेक्नोलॉजी फास्ट हो जाएगी। अभी के डेट में क्यों नहीं ले जाता है यहाँ से, पटना से सब्जी खरीद के मुंबई क्यों नहीं ले जाते हैं लोग? इसके पीछे राज है कि मुंबई जाते जाते 2-3 दिन समय लग जाता है ट्रेन से। ट्रेन से जाएगा 2-3 दिन में पता चलेगा 50% सब्जी क्या हो गया, खत्म हो गया, हरी सब्जी। लेकिन एक समय आ जाएगी कि एकदम फट से वहां से उड़ेगा और आपके पास आएगा मिनी हेलीकॉप्टर से, यहाँ से लेकर फट से चल जाएगा। तो बताइए महंगाई होगी कि नहीं होगी सब्जी का? अब वो खरीदेगा 500 रुपए किलो, तोरा देगा 50 रुपए किलो? नहीं देगा। तो एक समय ऐसी आ जाएगी कि हर लोग चाहेगा कि हम तकनीकी के साथ कृषि कार्य करें, और बहुत जगह पर हो भी रहा है, बहुत जगह पर हो रहा है। एक अगो सब्जी मंडी में जाइएगा ना, एक अगो सब्जी करने वाला, खेती करने वाला, तो ये नौकरी को कम कर देता है, नौकरी को पीछे रख रहा है, और साग सब्जी से उतना रुपया कमाता है। समझ गए? सब्जी बेचने वाले के पास चले जाइए, भले क्यों ठेला पर बैठ के बेच रहा है, लेकिन यहाँ कलम चलाने वाला से बेहतर है, क्योंकि डेली 1000-2000 रुपया वो कमा लेता है सब्जी बेचने वाला। तो बेहतर हुआ कि नहीं हुआ? यही फर्क है। हरित क्रांति से दूसरा प्रभाव क्या हुआ कि कम समय में किसी भी कार्य को बेहतर से किया जा सकता है। कम समय में, मैंने समय को क्या कर दिया, कमा दिया। भलू के खर्चा बढ़ गया, खर्चा बढ़ेगा नहीं। जैसे बोलते हैं कि छोटा छोटा ट्रैक्टर आ गया तो उसमें डीजल पेट्रोल खर्चा है ना एक्स्ट्रा, लेकिन जब किसान लोग करते थे तो मिलता था कितना, 6 केजी, या मिलता है अभी 6 केजी चावल, है ना जी। आए पूरा धान रोपा में उसको अच्छा खासा पेट्रोल लग सकता है, लेकिन कम समय में तो हो गया। ये बहुत ज्यादा प्रभाव डाला है हरित क्रांति। लिखिए पहला पॉइंट, लिखिए लाभ है, दोनों प्रभाव वही ना हुआ। प्रभाव जो हुआ ना आपके जीवन में बदलाव ला दिया, वो एक के साथ लिखवेले चलेंगे। लिखिए, लेकिन हरित क्रांति से, हाँ, हरित क्रांति से कम समय में बड़े पैमाने पर, कम समय में बड़े पैमाने पर कृषि कार्य को किया जा सकता है। कृषि कार्य को किया जा रहा है, ये लिखिएगा, किया जा रहा है, जिससे अत्यधिक मात्रा में
किया जा रहा है जिससे अत्यधिक मात्रा में अनाजों की प्राप्ति हो जाती है, जिससे अत्यधिक मात्रा में अनाजों की प्राप्ति हो जाता है। अनाजों की प्राप्ति हो जाता है। दोनों हो गया ना? प्रभाव लाभ होले कि ना होले? कम समय में ज्यादा पैमाने पर काम कर सकते हैं और उससे अत्यधिक मात्रा में क्या मिला तो लाभ हो गया। चला दूसरा पॉइंट ठीक है। हाँ, यह मनुष्य की विभिन्न प्रकार की परेशानियों को दूर कर दिया जिससे अत्यधिक समय का बचत हो गया। तीसरा पॉइंट लिखिए। इससे अत्यधिक मात्रा में प्रतिफलों को आकृति में वृद्धि किया जा रहा है। जैसे हाइब्रिड का लौका, करेला, कैता, ये सब लिख दीजिएगा। हाइब्रिड का लौकी, करेला, हाँ, नेनुआ, अनेक प्रकार की साग सब्जी, उसी में लिख लीजिए ना, अनेक प्रकार की साग सब्जी। हाँ, तो अनेक प्रकार के साग सब्जी बोली ना, अनेक प्रकार के साग सब्जियां। हाँ बाबू, कद्दू कह सकते हैं ता वो कहा जाए लौका, लौकी सब। हाँ, कर दिमाग बैलेंस में नहीं है। नेक्स्ट को, हाँ, अनेक प्रकार की साग सब्जियों को उत्पादन करने में शीत परिरक्षण क्या है? शीत परिरक्षण क्या है? हाँ, शीत परिरक्षण क्या है? हाँ, तो और क्या? शीत परिरक्षण क्या है? देखो, ये क्वेश्चन अंदर पढ़ोगे तब पता चलेगा, कहीं अंडरलाइनिंग नहीं है, लेकिन आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि शीत परिरक्षण से आप क्या समझते हैं? परिरक्षण का मतलब क्या होता है बताओ? परिरक्षण का मतलब क्या होता है? उससे फायदा या नुकसान, या वो कृषि पर किस प्रकार से, या हमारे कृषि जो जैसे चना है, खेसारी है, मसूर है, ये सब पर किस प्रकार से वो प्रभाव डाल रहा है, धान है,
धान पर किस प्रकार से प्रभाव डाल रहा है, इसकी परीक्षण मैंने किया। शीत किसे कहते हैं? शीत समझ में आता है तो लोगों को? हाँ, लड़की लोग को समझ में ज्यादा आ रहा होगा, क्योंकि इन लोग को नाक कान कान छेदाता है ना, तो सवेरे सवेरे उठ के घास पर से जो ना शीत ऐसे करके लाते हैं, कान पर लाते हैं ना, तो वो जो है वही शीत होता है। माने कुहासा के रूप में पानी का है, जलवाष्प भी गिरता है और गिर करके और घास उस पर रहेगा, रबी रहेगा तो रबी पर हो जाएगा, मसूरी रहेगी तो मसूरी पर, ये सब पर होता है ना, उसी को शीत कहते हैं। तो पूछ रहा है कि शीत परीक्षण क्या है। तो शीत, अब बताओ, खेसारी को पटाया है कि नहीं पानी से पटाया है? हैं? चना को पटाते रहता है, हैं? चना को नहीं पटाता है जी, क्योंकि पटाएगा तो सूख जाएगा, क्योंकि वो कम से कम पानी उठाता है। मनुष्य को पानी की आवश्यकता नहीं है, वो जितना उसको कनकनी की आवश्यकता है, उस शीत के माध्यम से उसको क्या हो जाता है, पूरा हो जाता है। ये बात को टेस्ट जब करोगे, जानकारी लोगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, इसी को क्या कहते हैं, शीत परीक्षण कहते हैं। उत्तर लिख लो, लिखिए। जब विभिन्न प्रकार के कृषि कार्य को संपन्न करने हेतु, जब विभिन्न प्रकार के कृषि कार्य को संपन्न करने हेतु बड़े पैमाने पर शीत की गुणवत्ता को जांचते हैं और उससे पड़ने वाले प्रभावों के कौन से बंद कर दे हुआ सर, डेली के डेली। जाओ बाबू, एक लड़का ऊपर से जाके गेट खोल दूंगा, बंद का तो हो गई है गेट। हाँ हाँ क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा। लइकन इतना डर है था ना जी, कि लइकन बंद करके क्लास में चल जा रहा है। एक दिन धर को ओरा से देखा दे, तो दूसरा का दिन गेट बंद करना समझते कितना नुकसानदेह है? अजीब सी बात। पढ़ने वाले प्रभावों को वर्णन किया जाता है, पढ़ने वाले प्रभावों को क्या किया जाता है, वर्णन किया जाता है। मैंने उसका जांच करिए, परीक्षण कीजिए और पता चलेगा कि इससे क्या लाभ और क्या हानि। जैसे सेव का सुना था कहानी भैया, गप मत कर छोटो। सेव का नाम सुना है ना? तो जब सेव का नाम सुना है तो आपने सुना था कि बिहार में उपजने वाला है सेव। ऐसा हुआ था ना बवाल, कि अब बिहार में भी क्या उपजाया जाएगा, सेव। धान उपज नहीं रहा है, सेव उपजाने चला है जी। जने तने देखिए, उत्तरी बिहार तरफ तो नहीं है, उधर धान लगी लोग तरसते। उधर धान नहीं होता जी, खाली गेहूं प्याज ये सब मड़ुआ मकई होता है। पहले इधर भी मड़ुआ मकई होती थी। मड़ुआ मकई देखा है तो नहीं? मड़ुआ होते में देखा है तो हानियों देखा है मड़ुआ। अब काम लेकिन होता है। वो लोग आज के 20 वर्ष पहले, मैया सुनो, 20 वर्ष पहले जो था ना, मड़ुआ मकई केतारी है ना, बहुत बड़े पैमाने पर हुआ, उसको मोटा अनाज कहते थे।
और वही सब खा खा के लोग दूध सब अभी भी होता है, लेकिन बड़ी कम होने लगा। राहड़ ये सब कम जानते हैं किसे होने लगा। जो मार काट वाला समय जो चलने लगा कि कितारी में निकल के मर्डर कर दिया, ये कर दिया, केकरो मार के कितारी में बीग दिया, ये जो बहुत ज्यादा गलत फहमी जो काम हो रही थी ना, इसके चलते धीरे धीरे अब बड़ी मेहनत वाला काम भी है। उस सब ऐसा नहीं कि नॉर्मल है, मेहनती काम है। इसलिए कि बहुत अत्यधिक मात्रा में वह उर्वरा शक्ति को क्या कर लेता है, खींच लेता है। जिस खेती में एक बार हो जाएगा ना, वो समझिए कि 2 फसल को मार देता है। जितना भी उर्वरा शक्ति है उस सब के सब को खींच लेगा। कौन? एक माने केतारी। इसलिए केतारी कटने के बाद मतलब 1 से 2 फसल उसमें नहीं उगाया जाता है कुछ। ठीक है, अब इसमें कुछ नहीं बचा है जी लड़का। जल संवर्धन समझते हैं आप लोग? जल संवर्धन, अरे विभिन्न प्रकार के जल जो बर्बाद हो रहे हैं, और जब हम उसको विभिन्न माध्यमों से उसे जमा कर लेंगे, संग्रह कर लेंगे, तो इसी को कहते हैं क्या? जल संवर्धन। ठीक है, पहले इसको 10वां में तो नहीं पढ़ा होगा, जल संचित। जल संचयन से आप क्या समझते हैं ज्योग्राफी में? जल संचयन से क्या समझते हैं? जैसे जलाशय में, तलाई में पानी को क्या करते हैं? संचित किया जाता है, ताकि उससे हम कृषि कार्य को कर सके। जैसे अब छोटे छोटे जितना भी नदियां हैं, जैसे दरधा नदी देख लीजिए, तो दरधा नदी में कई जो दरधा नदी के कई जगह पर देखा गया कि अब बन गया कुछ ब्रिज, अति क्या बोलते हैं उसको, अरे पुल बन गया वैसा कि पानी को सुरक्षित रख, डैम्प जिसको बोलते हैं। फाल्गु नदी को देख लीजिए, जहीं के तहीं सब डैम्प बना दी गई कि पानी को सुरक्षित रखा जा सके। अभी शायद लगता है कि पुनपुने में डैम्प नहीं है, पुनपुन नदी में डैम्प शायद नहीं है, लेकिन बनने वाला है। कुर्था के उधर बनने वाला है, डैम्प बन जाएगा किंजर में भी, मैंने पुनपुन नदी में भी बन जाएगी। डेहरी ऑन सोन में देखिए डैम्प है, ये है डेहरी ऑन सोन, गए हैं उधर, बहुत लंबा है जी डेहरी ऑन सोन का डैम, आपको पढ़ना भी है जी। डेहरी ऑन सोन आकर 20 किलोमीटर एक और ब्रिज अति बना हुआ है डैम, इंदिरा गांधी के समय में हुआ था वो सब काम। तो डैम बना दिया, पानी को संचित कर दिया, और समय समय पर पानी छोड़ेगा ताकि कृषि कार्य बेहतर से हो सके। इसको जल संवर्धन कहते हैं। लिख लो, जल संवर्धन लिख करके रख दीजिए। लिखिए, जब नष्ट हो रहे जलों को, हाँ, जब नष्ट हो रहे जलों को जल संवर्धन लिख करके डाल देना। क्वेश्चन है जल संवर्धन। जल संवर्धन लिखिए, जब नष्ट हो रहे जलों को विभिन्न माध्यमों की सहायता से विभिन्न माध्यमों की सहायता से जल को संचित किया जाता है। जल को संचित किया जाता है, तो इसे जल संवर्धन या जल संचयन के नाम से जानते हैं। हो गया ना? जल संचयन के नाम से जानते हैं। आई जो लिख रहे हैं आप लोग नहीं जानते हैं। नासी कीट,
जानते हैं? एक और कोई अर्थ बताओ तो नासी कीट का। नासी कीट, हाँ, नुकसान पहुंचाता है तो उसको क्या कहेंगे? अच्छा, नासी कीट का अर्थ कोई बताइएगा? कोई बोलो नासी कीट का मतलब क्या हो सकता है? तोड़ दीजिएगा, इसका उत्तर निकल जाएगा। रिसोर्स को क्या कहेंगे? नासी कीट। जैसे मान लिया जाए कि आप कृषि कार्य करते हैं, तो कृषि कार्य करते हैं तो कृषि पर विभिन्न प्रकार के कीड़े मकोड़े बैठते हैं ना। हालांकि क्वेश्चन जानते हैं कहाँ का है? ये 10वां चैप्टर का क्वेश्चन है, मानव कल्याण में सूक्ष्म जीवों का योगदान। मानव के कल्याण में सूक्ष्म जीवों का योगदान, ओकरा से क्वेश्चन बहुत पूछता है, बहुत ज्यादा। ओकरे चैप्टर का क्वेश्चन है, लेकिन अगर यहाँ से पूछा है तो हम लोग बता देते हैं। नासी कीट का मतलब होता है, सुन रहे छोटो? नासी कीट का मतलब होता है, कीट, कीट माने कीट पतंग, कीड़े मकोड़े, और नासी का मतलब नाश करना। जैसे मान ले कि आप कृषि कार्य करते हैं, चना है, मसूर है, सब जो बुनते हैं, या कृषि साग सब्जी बुनते हैं, रोपते हैं, तो उस पर छोटे छोटे कीड़े मकोड़े बैठ जाते हैं। तो उसको नष्ट करने के लिए, उसको भगाने के लिए, मारने के लिए कुछ विभिन्न प्रकार के दवाई का इस्तेमाल करते हैं कि नहीं करते हैं? पाउडर का है सब। तो इसी को कहते हैं क्या? नासी कीट। माने विभिन्न प्रकार के कीटाणुओं को जब विशेष परिस्थिति में, जब विभिन्न प्रकार के कीटाणुओं को विशेष परिस्थिति में जब उससे हम नष्ट कर देते हैं, है ना, उससे हम नष्ट कर देते हैं, जिससे हमारी नुकसान बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ जाती है, उसको क्या कहते हैं? नासी कीट कहते हैं, है ना। कहा हो तो दोनों, तो नहीं दोनों खड़ा हुआ, तो नहीं दोनों, तीनों खड़ा हुआ, सही बता रहे हैं। तीनों खड़ा हुई, तो नहीं दोनों जी। बता, नासी कीट का परिभाषा तुम दो। रिसु, रिसु से पूछा जा रहा है। तुमको भी बोल रहे छोटू, ब्लैक ड्रेस। नासी कीट का तुम परिभाषा दो। अरे तुमसे तो नहीं ना पूछ रहे हैं, नासी कीट का परिभाषा दो तो नहीं बोलो। नासी कीट का तुम परिभाषा दो। नासी कीट का मतलब क्या होता है बोलो? कीट पतंग को नाश करने वाला। मैं चला रहा था दोनों। आए? हरित क्रांति कब शुरू किया गया था? तोरे से पूछे थे। 1960। मधुमक्खी पालन किसे कहते हैं? तुम बताओ, तुम बैठ जाओ, बोलो। मधुमक्खी पालन किसे कहते हैं? जनन किसे कहते हैं? बोले थे ना कि शुरू से सुना के 5 को याद करके लाना है, फर्स्ट चैप्टर से। बोलो, जनन किसे कहते हैं? बताओ सुमन, जनन की 5 को विशेषता बताओ। हाँ हाँ, हाँ बोला ना। तो निषेचन किसे कहते हैं बताओ? निषेचन किसे कहते हैं? एकदम आसान आसान क्वेश्चन है। खड़ा होइए, जल्दी से जल्दी से। अच्छा खड़ा होइए ना भाई, आगे से पूछ लेते हैं, है ना। चिन्ही थी, तुम बताओ।
क्या बता, पूछो। लाइए, कौन चीज पूछे, लाइए बताइए, लाइए वही देते हैं। हाँ? नहीं जाते हो ना, तो ये लावन दिखाओ ना। हाँ, बताइए। कुक्कुट पालन क्या है? कुक्कुट पालन, खड़ा हुआ। कुक्कुट पालन क्या होता है? बैठ जाइए, खड़ा जी। मत्स्यिकी पालन किसे कहते हैं? हाँ ठीक है, खड़ा लंबो, बैठ जा। बताइए। आप बताओ, क्रांति किसे कहते हैं? अभी लिखोली है, अभी थी वह एक लिखावले 1.5 दिन पहले ही से, है ना जी। लाइए, कॉपी लाइए ना, लाइए, आइएगा वहीं से। पचपचे को तो नहीं के लड़का वाला बुद्धि करवा भाई, ये हरित क्रांति है आज। कोस्मोजोई सिद्धांत किसे कहते हैं? खड़ा हुई। समजात अंग किसे कहते हैं? इनको कहा नहीं जाता है कि हाँ इतनी बड़ी क्लास में रहते हैं तो नहीं करिए। उठाओ, काम है था। लावा, याद करता नहीं है। समझातन, खड़ा हो जी। समझातन का परिभाषा दो, समझातन का परिभाषा दीजिए। ना, अब का, आप तो मौका दिए कि नहीं दिए बताओ। आओ में कौन सा क्वेश्चन पूछे? कुक्कुट पालन रे पागल, तुम कौची पर ध्यान देते होता? तुम्हारा ध्यान रहता है किधर बताओ? कुक्कुट पालन मतलब मछली मुर्गी पालन। बैठ जाओ। ना ना सुनाया बुआ, ला वाला ना 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 ना, हट। जकरा निषेचन के याद नहीं परिभाषा, ओकरा कुछ करी है। खड़ा, कहाँ से लेट हुई थी अभी? मधुमक्खी पालन किसे कहते हैं जी? मधुमक्खी पालन, खड़ा हो जी। मत्स्यिकी पालन किसे कहते हैं? कॉपी निकाल के रखिए, जिससे पूछवाना चाहते हैं वही हमको दीजिए, वही से पूछेंगे। बैठ जाओ, आप बताओ। लावा, कॉपी लाइए, ला जी। कल भी परसों पढ़ाए थे ना ऐसा। जीन फ्लो अभिगमन किसे कहते हैं? जीन फ्लो अभिगमन, लाइए ना अपना कॉपी, लाइए ना, ला नहीं रचा। ए लड़का गप मत करो, रुको ना तनी। अवशेषी अंग किसे कहते हैं? खड़ा होइए। अवशेषी अंग, अवशेषी अंग पूछ रहे हैं, अवशेषी अंग। हाँ, खड़ा हो जी तुम। अवशेषी अंग का परिभाषा दो, उदाहरण सही। खड़ा होइए आप भी। अवशेषी अंग का परिभाषा दीजिए उदाहरण सहित। आप रुक जाइए, बोला अभी रुका ना। योजक कड़ी किसे कहते हैं? खड़ा है जी, लाइए, आपका कहां से पूछा जाए? यहाँ से।
हाँ लावा, अब कोई नई बहाना चले देंगे, रुकिए ना, रुका ना। स्वतः अस्तित्ववाद क्या है? खड़ा होइए। अब ला, अब पूछ क्या जाइए, स्वतः अस्तित्ववाद किसे कहते हैं? असमझातंक किसे कहते हैं? आप खड़ा होइए। समझातंक किसे कहते हैं? एकदम सिंपल क्वेश्चन है। हाँ बैठ जाइए आप। जैसे जैसे फंस गया तो खड़ा हो। असमझातंक किसे कहते हैं? अब गया, हम कंफ्यूज बर्दाश्त नहीं करते हैं। फिर से एक बार परिभाषा बताइए, एक बार फिर से परिभाषा बोलो। हाँ हाँ जैसे तितली का पंख है, पक्षी का पंख। बैठो, खड़ा हो जमीन ना, छोड़ते हैं तुरंत बुआ। हाँ चला। अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतान को एक पुंजक कहा जाता है, क्यों? अलैंगिक जनन, सर आप क्या बोले थे कि 5 टॉपिक, 5 को ही तो पूछ रहे हैं, अलैंगिक जनन का परिभाषा पूछ रहे हैं बस। अलैंगिक जनन है कहाँ? सेकेंडरी टॉपिक तो है आपका। लैंगिक जनन तक याद किए हैं। ठीक है, लैंगिक जनन याद किए, तो निषेचन पूर्व घटना बताइए, निषेचन के व्याख्या कीजिए। पूर्व घटना, निषेचन के पहले घटित होने वाले संपूर्ण घटना को निषेचन पूर्व घटना कहते हैं, हैं जिसके पश्चात युग्मक का निर्माण होता है जो एक गुणित होता है। निषेचन का परिभाषा बताइए। हाँ लाइए, पिटा जाइए, पिटा के जाइए। आ इधर। तो नहीं कि छोटा छोटा चीज याद नहीं होता है। ई कंफ्यूजन रेगुलर कहानी आता है जी। उदाहरण गलती किया, ठीक है जाइए, कल फिर इसका याद करके आना है आगे से 5 को। तो आप देखिए, अब तो कॉपी मांगते हैं, कॉपी दीजिए। क्वेश्चन वही से पूछा गया था, समझातंक। नहीं नहीं, टिक लगा दीजिएगा अगर दिक्कत है तो। प्रैक्टिस कीजिए, लिख लिख करके। आप लोग लिखते हैं नहीं, तो इसीलिए ना दिक्कत होता है। अब तो ध्यान कैसे